नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल दिल में ले जा रहे हैं, एक ऐसी जगह पर जिसे पहाड़ों की काशी भी कहते हैं। या छोटी काशी। मंडी। जी हाँ, मंडी। और ये सिर्फ पहाड़ों या मंदिरों की कहानी नहीं है, ये असल में दो पुरानी रियासतों के मिलने और एक नई पहचान गढ़ने की कहानी है। हाँ, और जो बात इन स्रोतों को और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, ये एक पहचान के बनने की कहानी है। बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मंडी का ये जो रुतबा है, ये सांस्कृतिक वजन, वो आखिर आया कहाँ से, इसका नाम मंडी ही क्यों पड़ा और कैसे इस छोटी सी पहाड़ी रियासत ने मुगलों और अंग्रेजों जैसे बड़े तूफानों का सामना किया। चलिए तो फिर इस कहानी की गांठें खोलते हैं। इन स्रोतों में सबसे पहली बात जो सामने आती है वो ये है कि आज जिसे हम मंडी जिला कहते हैं वो हमेशा से एक नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दो अलग अलग काफी पुरानी रियासतों में बटा हुआ था, सुकेत और मंडी। सुकेत और मंडी। और ये दोनों उस दौर की बड़ी शक्तियों जैसे कुल्लूत यानी आज का कुल्लू और त्रिगर्त यानी कांगड़ा, हाँ, उनके बीच फंसी हुई थी। लेकिन इनकी अपनी एक अलग ही पहचान थी, खासकर आध्यात्मिक। बिल्कुल। और यहीं से वो छोटी काशी वाली बात निकल कर आती है। इन दस्तावेजों में साफ जिक्र है कि यहाँ 81 से ज्यादा प्राचीन शिव मंदिर हैं। 81? हाँ, 81। और ज्यादातर व्यास नदी के किनारे बने हुए हैं। 81 मंदिर, ये सुनने में ही बहुत प्रभावशाली लगता है। लेकिन क्या इन स्रोतों से ये भी पता चलता है कि एक पहाड़ी इलाके में इतनी घनी धार्मिक बसावट क्यों हुई? आमतौर पर तो ऐसे बड़े आध्यात्मिक केंद्र नदियों के किनारे मैदानी इलाकों में होते थे, जैसे असली काशी। पहाड़ों में ऐसा क्यों? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत सीधे सीधे इसका जवाब तो नहीं देते, पर इशारे जरूर करते हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि पुराने जमाने में ये जगह व्यापार के रास्तों पर पड़ती थी। अच्छा। तो व्यापारी और तीर्थयात्री यहाँ रुकते थे और उनके साथ साथ यहाँ आस्था भी बसती चली गई। दूसरी बात, पहाड़ों को हमेशा से ही देवताओं का घर माना गया है, तो हो सकता है यहाँ के राजाओं ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए इसे एक बड़े धार्मिक केंद्र के तौर पर विकसित किया हो। सही बात है, धर्म और राजनीति का मेल। बिल्कुल, जो उस दौर में बहुत आम था। और फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, साल 1527 में। तब तक जिसे हम आज मंडी शहर के नाम से जानते हैं, उसका तो वजूद ही नहीं था। ये तो बहुत बड़ा कदम रहा होगा राजा अजय सेन के लिए, पूरी की पूरी राजधानी को बगोचर से उठाकर एक नई जगह पर बसा देना। बिल्कुल, ये एक बहुत सोचा समझा फैसला था और यहीं से हमें इसके नाम की कहानी मिलती है। इन दस्तावेजों में एक दिलचस्प जिक्र है कि इस जगह को मंडी इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ एक महान ऋषि मांडव ने तपस्या की थी। लेकिन एक और ज्यादा व्यावहारिक वजह भी है जो इसकी पहचान से ज्यादा जुड़ती है। क्या? ये जगह व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन गई थी, एक बाजार, एक मंडी। अच्छा, तो इसका नाम सीधे सीधे इसकी आर्थिक पहचान से जुड़ गया। एकदम। ये दिखाता है कि मंडी सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थी, बल्कि खलचल भरा आर्थिक केंद्र भी थी। तो एक तरफ धर्म की राजधानी छोटी काशी और दूसरी तरफ व्यापार की मंडी। कमाल का संतुलन है ना? हाँ। तो मंडी शहर की अपनी एक पहचान बन रही थी, लेकिन इसका एक पड़ोसी भी तो था जिसके साथ इसका सदियों पुराना रिश्ता था, सुकेत। सुकेत। इन दोनों की कहानी साथ साथ कैसे चली? ये एक क्लासिक कहानी है दो पड़ोसी भाइयों की। रिश्ते बड़े पेचीदा थे। स्रोत बताते हैं कि दोनों रियासतें एक ही वंश से निकली थीं, इसलिए भाईचारा तो था, लेकिन जमीन और ताकत के लिए तनातनी भी उतनी ही थी। अच्छा। कभी ये दोस्त होते थे तो कभी दुश्मन। ये उस दौर की पहाड़ी रियासतों के आपसी संबंधों का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन लड़ाइयों के बावजूद इनकी कला, इनकी संस्कृति, इनके मंदिर बनाने का तरीका, ये सब एक दूसरे से बहुत मिलता जुलता रहा। और फिर इस कहानी में बाहरी ताकतें दाखिल होती हैं। मुगल काल का दौर, जब दिल्ली की सल्तनत का असर पूरे हिंदुस्तान पर था। मुझे ये सोचकर हैरानी होती है कि पहाड़ों में छिपी ये छोटी सी रियासत उस बड़ी ताकत से कैसे निपटी होगी। और यहीं पर मंडी का कूटनीतिक कौशल देखने को मिलता है। स्रोत में राजा जोगिंदर सेन का जिक्र है। उन्होंने वो किया जो उस दौर के सबसे समझदार राजा कर रहे थे, सीधी टक्कर से बचना। उन्होंने मुगलों की सत्ता को सीधी चुनौती नहीं दी, उन्हें सम्मान भेजा, तोहफे भेजे, लेकिन अपनी आज़ादी, अपनी स्वायत्ता पर कोई आंच नहीं आने दी। तोहफों का जिक्र आया तो एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य इन स्रोतों में मिलता है। हाँ। मंडी ने मुगल सम्राट शाहजहां को तोहफे में सोना भेजा था।
ये बात सुनने में छोटी लगती है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। बहुत गहरा। ये सोने का तोहफा महज एक तोहफा नहीं था, ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक दाव था। वाह। ये कहने का एक तरीका था कि हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन हम इतने संपन्न हैं कि हमें आपकी जरूरत नहीं, इसलिए हमें अकेला छोड़ दें। क्या बात है। ये उस दौर की छोटी रियासतों के लिए यूं समझिए कि सर्वाइवल की एक मास्टर क्लास थी। ये दिखाना कि हम कमजोर नहीं हैं और हम लड़ना भी नहीं चाहते। हाँ, पर हमें हल्के में लेने की गलती भी मत करना। वाह, मतलब ताकत दिखाने का एक बहुत ही शांत और असरदार तरीका। लेकिन मुगलों के बाद एक और बड़ी ताकत आई, अंग्रेज। 1846 में उन्होंने पास के कांगड़ा पर कब्जा कर लिया, जो एक बहुत बड़ी पहाड़ी शक्ति थी। ऐसे में तो मंडी के लिए खतरे की घंटी बज गई होगी। बिल्कुल। और उन्होंने फिर से वही समझदारी दिखाई। उन्होंने देखा कि अंग्रेजों से लड़ना वो मुमकिन नहीं है। सही। तो उन्होंने लड़ने की बजाय उनसे हाथ मिला लिया, एक समझौता किया जिससे उनका अपना राजकाज चलता रहा, बस वो अंग्रेजों की छत्र छाया में आ गए। ये एक और उदाहरण है कि मंडी के शासक कितने व्यवहारिक थे। एकदम। वो भावनाओं में बहकर अपनी रियासत को दांव पर नहीं लगाते थे। और इसी समझौते के साथ शायद यहाँ आधुनिकीकरण का एक नया दौर भी शुरू हुआ होगा। हाँ, जैसा अक्सर होता है, अंग्रेज जहां भी गए अपने साथ अपनी व्यवस्था, अपनी तकनीक और अपनी शिक्षा लेकर गए। स्रोत बताते हैं कि 1901 में मंडी में पहला अंग्रेजी स्कूल खोला गया। अच्छा। अब ये सिर्फ एक स्कूल का खुलना नहीं था, ये एक पूरी पीढ़ी के लिए दुनिया को देखने का नजरिया बदलने जैसा था। इसने समाज में एक बड़े बदलाव की नींव रखी, जिसके अच्छे और बुरे दोनों तरह के नतीजे हुए। और फिर आता है इतिहास का सबसे बड़ा मोड़, 1947, भारत की आजादी। जी। इसके बाद तो इन रियासतों का भविष्य ही बदल गया होगा। पूरी तरह से। 15 अगस्त 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, तो सदियों से एक दूसरे की पड़ोसी और कभी-कभी प्रतिद्वंदी रही ये दो रियासतें, मंडी और सुकेत। हाँ, मंडी और सुकेत हमेशा के लिए एक हो गईं। उनका विलय करके मंडी जिला बना दिया गया। तो समझिए कि एक ही झटके में सदियों पुरानी राजशाही खत्म हो गई और एक मॉडर्न जिले का जन्म हुआ। बिल्कुल। दो अलग-अलग पहचानें मिलकर अब एक सरकारी पहचान बन गईं। ये तो बहुत बड़ा बदलाव रहा होगा वहां के लोगों के लिए। यकीनन। राजाओं का जमाना खत्म हो गया और लोकतंत्र का दौर शुरू हुआ। आज मंडी की भौगोलिक स्थिति भी बहुत अहम है। जैसा कि इन दस्तावेजों में बताया गया है, ये कुल्लू, लाहौल स्पीति और बिलासपुर जैसे अहम जिलों का दरवाजा है। प्रवेश द्वार। हाँ, तो ये आज भी हिमाचल के दिल में बसा है, भौगोलिक तौर पर भी और सांस्कृतिक तौर पर भी। और मुझे लगता है कि इन तमाम राजनीतिक बदलावों के बावजूद मंडी की असली पहचान आज भी इसकी संस्कृति में ही बसती है। बिल्कुल। स्रोत में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का खास जिक्र है। मैंने सुना है ये कोई आम मेला नहीं होता। बिल्कुल नहीं, ये मेला मंडी की आत्मा है। इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि इसमें सिर्फ लोग नहीं, बल्कि स्थानीय देवी देवता भी शामिल होते हैं। देवी देवता? वो कैसे? आसपास के सैकड़ों गांवों से देवी देवताओं की पालकियां मंडी शहर में लाई जाती हैं, मुख्य देवता माधोराय से मिलने। वाह! ये एक तरह की दिव्य संसद या कहिए कि देवताओं का सालाना जमावड़ा होता है। ये परंपरा दिखाती है कि यहाँ की लोक आस्था आज भी कितनी गहरी और जिंदा है। कमाल है। और सिर्फ शिवरात्रि ही नहीं, रीवालसर और पराशर जैसी झीलों का भी जिक्र है। हाँ। जिनकी कहानियां तो इतनी रहस्यमयी हैं कि लगता है इतिहास और पौराणिक कथाएं एक दूसरे में घुल मिल गई हैं। सही कहा। रिवालसर झील, जहाँ हिंदू, सिख और बौद्ध तीनों धर्मों की आस्था एक साथ मिलती है। या फिर पराशर झील, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी गहराई आज तक कोई नहीं नाप सका और उसमें एक तैरता हुआ टापू भी है। सच में? हाँ, ये वो जगहें हैं जहां आकर लगता है कि पहाड़ सिर्फ पत्थर और मिट्टी नहीं होते, उनकी अपनी एक आत्मा होती है, अपनी एक कहानी होती है। और मंडी ऐसी ही अनगिनत कहानियों का खजाना है। तो ये थी मंडी की कहानी, दो रियासतों के टकराव और मिलाप से लेकर एक ऐसे आधुनिक जिले तक का सफर जो आज भी अपनी हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक विरासत को अपने सीने से लगाए हुए है। एक कहानी जो दिखाती है कि समय के साथ पहचानें बदल सकती हैं, लेकिन जड़ें हमेशा अपनी जमीन से जुड़ी रहती हैं। और आज की ये पूरी चर्चा एक दिलचस्प विचार पीछे छोड़ जाती है। क्या? इन स्रोतों ने हमें दिखाया कि कैसे दो रियासतें, जिनके बीच कभी तनाव और दुश्मनी भी थी, वक्त आने पर मिलकर एक नई और बड़ी पहचान बना लेती हैं। सही बात है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे देश में और कितनी ही जगहों पर
कितनी ही शहरों और राज्यों में ऐसी पुरानी प्रतिद्वंदिताओं और रिश्तों की कहानियां एक साझा वर्तमान की सतह के नीचे आज भी दबी होंगी। वो आज एक हैं, लेकिन उनका अतीत शायद आज भी उनकी पहचान को चुपके से शक्ल दे रहा है।